हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 9 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि हाई कोर्ट आस्क मणिपुर स्पीकर टू कीप 7 कांग्रेस एमएलए आउट, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा मणिपुर स्पीकर को बताया गया कि 7 कांग्रेस एमएलए को बाहर किया जाए। और इसका रीज़न क्या है? एंटी डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून। तो हम लोग एंटी डिफेक्शन के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। तो एंटी डिफेक्शन कानून सबसे पहले 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था और ये जोड़ा गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके तहत 10th शेड्यूल ऐड किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, हमारे संविधान में पहले ओरिजिनली 8th शेड्यूल थे, मात्र 8वें शेड्यूल था। 9वां शेड्यूल जो था पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 10वां शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 52वां संविधान संशोधन, और 11वां शेड्यूल जो है 73वां संविधान संशोधन, और 12वां शेड्यूल जो है 74वां संविधान संशोधन। तो इसलिए 4 तरीके से, मतलब 4 बार ऐड किया गया। अब हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है। तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कौन सा? 10th शेड्यूल है। ठीक है, 10th शेड्यूल हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन से डील करता है। इसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी ए पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन जीतता है और जीतने के बाद वो पार्टी बी में चला जाता है, फिर पार्टी बी को सपोर्ट करता है यार, तो फिर उसको स्पीकर के द्वारा उसको सदस्यता रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था एंटी डिफेक्शन के बारे में। और इसमें देखिए सबसे एक एक्सेप्शन भी कुछ है। तो सबसे पहले यदि जीतने के बाद आदमी यदि स्पीकर खुद बन जाता है, मतलब कोई चेयरमैन या स्पीकर बन जाता है, तो फिर वो पार्टी छोड़ देता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है। यदि आदमी नॉमिनेटेड है, यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, जैसे जानते हो कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेट होते हैं अभी भी, और पहले लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब लोकसभा में मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। यदि 6 मंथ के अंदर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब उन पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है, लेकिन 6 महीने के बाद यदि वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तब उन पर एंटी डिफेक्शन लागू हो जाता है, यानी कि सदस्यता रद्द हो जाता है। यदि आप निर्दलीय जीते हैं, यानी कि बिना किसी पार्टी की हेल्प से जीते हैं, तब आपको पार्टी ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, यदि पार्टी की मतलब कि 6 महीने का गैप यहाँ नहीं है, यहाँ इसमें 6 महीने का गैप नहीं दिया गया है। यदि आप जीतने के 2 दिन बाद भी ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी, किसी पार्टी को, तो आपको डिफेक्ट किया जा सकता है। तो स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया गया। इसमें एक और एक्सेप्शन था कि यदि 1/3 मर्जर होता है, यानी कि मान लीजिए किसी के 30 उम्मीदवार जीते हुए हैं लोकसभा में या फिर विधानसभा में, उसमें से 10 यदि, यानी कि 30 का 1/3 निकालेंगे तो 10 आएगा, तो 10 मेंबर यदि पार्टी छोड़ देते हैं तब वहाँ पे डिफेक्शन 10 पे लागू नहीं होता है। उसके बाद है कि इसमें संविधान संशोधन किया 91st संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन। इसके तहत 2 प्रोविजन ऐड किया गया। पहला कि मंत्री का नंबर जो होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई 300 मेंबर का कोई इलेक्शन, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ में मंत्री का नंबर 45 से ज़्यादा नहीं होगा, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा 1/3 जो क्राइटेरिया था पहले, उसको बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया। ठीक है, उसको बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया। तो ये था एंटी डिफेक्शन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे एक LG ओवररूल्स दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो दिल्ली के अनिल बैजल, उनके द्वारा जो है अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया था कि दिल्ली के जो जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। ठीक है, तो इस मतलब कि इस ऑर्डर के खिलाफ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा बोला गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब कि इस गवर्नमेंट के डिसीजन को कैंसिल आउट कर दिया गया। तो अब पहले जैसा स्थिति था उसी तरीके की स्थिति वापस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक रिवर मेंशन्ड है, याद रखिए। श्री रिवर जो है ये बहता है मेघालय में, मेघालय और मणिपुर के पास है श्री रिवर है, आई थिंक उसके बॉर्डर पे ही है। ठीक है, तो श्री रिवर याद रखिएगा, मेघालय और असम वाले रीजन में बहता है। तो अभी कैसा, अभी कभी मतलब कि एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है इस तरह की नदी का नाम, तो हम लोग तो सोचते हैं कि ऐसा कोई नदी तो आज तक पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए श्री रिवर ये कहाँ है? तो मेघालय वाले एरिया में, मेघालय और असम के बीच में। नेक्स्ट लो प्रेशर एरिया ओवर बे ऑफ बंगाल। तो अभी पहले एक साइक्लोन आया था अम्फान, अब जो साइक्लोन आया है उसके बाद फिर उसका नाम है, चलिए उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, जो केरला और महाराष्ट्र वाले रीजन में आया है। ठीक है, और उसका नाम निसर्ग था, हम बता ही देते हैं अभी, उसका नाम निसर्ग था। और तीसरा अभी फिर एक साइक्लोन इधर वाले मतलब बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में देखा जा रहा है। तब ये साइक्लोन एक्चुअली बना नहीं है। ठीक है, साइक्लोन बनने के प्रोसेस में है। जैसे कोई भी साइक्लोन सबसे पहले होता है लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। साइक्लोन क्या होता है? लो प्रेशर एरिया, बीच में चारों तरफ हाई प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया फिर डिप्रेशन बनाता है, डिप्रेशन से ग्रेट डिप्रेशन बनता है, उसका साइक्लोन होता है। फिर साइक्लोन भी कई तरह का होता है, सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन। ठीक है, ये सब विंड के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो लो प्रेशर बन रहा है, मतलब कि हो सकता है कि आगे डेवलप करते करते साइक्लोन बन जाए। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हो रहा है। तो साइक्लोन का नेमिंग कैसे किया जाता है हम लोग ये पढ़ लेते हैं। साइक्लोन एक्चुअली होता है क्या? तो बीच में लो प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर। ठीक है, और
ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होते हैं, साइक्लोन जो होते हैं। और इसको नेमिंग करने के लिए 13 कंट्री का एक ग्रुप है, 13 कंट्री का एक ग्रुप है और सबसे बोला गया कि 13 नाम दे दीजिए, तो 169 नेम का एक लिस्ट बन गया है ना। तो इसी लिस्ट में से नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला जो इस नाम का था, इसके पहले जो निसर्ग दिया गया था, ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। इस बार जो नाम दिया जाएगा वो होगा गति। हमारे पास तो 169 नेम पहले से है ना, तो हम लोग तो बता सकते हैं कि अगला क्या नाम होगा। तो अगला जो नाम मतलब कि यदि ये साइक्लोन बन जाता है तो उसका नाम होगा गति और इंडिया के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये नाम इंडिया के द्वारा सुझाया गया है। तो 13 कंट्री 13 नाम सुझाते हैं और कंट्री का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। उसके बाद सबका फर्स्ट नेम यूज़ किया जाता है। तो जैसे पिछला बार बांग्लादेश का फर्स्ट नेम यूज़ किया गया था, इस बार इंडिया का फर्स्ट नेम यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से 13 कंट्री का फर्स्ट नेम यूज़ हो जाएगा, तो फिर बांग्लादेश का सेकंड नेम यूज़ किया जाएगा, इंडिया का सेकंड नेम, उसके बाद जो भी आएगा उसका थर्ड सेकंड नेम। तो 13 कंट्री हैं कौन कौन ये देख लीजिए। तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, हम रिपीट कर रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई और यमन। ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई और यमन, ठीक है। तो ये 13 कंट्री हैं, 13 कंट्री मिलकर के इसके नेमिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये था इस न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉट टू ईडी टू अटैच नीरव मोदी एसेट। तो ईडी को जो है बोला गया है कि नीरव मोदी के जितना भी संपत्ति था उसको मतलब कि जब्त कर लिया जाए। तो हम लोग यहाँ ईडी के बारे में पढ़ लेते। ईडी क्या है, कल भी न्यूज़ में था। ईडी का स्थापना हुआ था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में 1 मई 1956 को, ठीक है। 1 मई 1956 को ईडी का स्थापना हुआ था। उस समय इसका नाम ईयू था, ईयू यानी कि इन्फोर्समेंट यूनिट नाम था, ठीक है। और उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। अभी मिनिस्ट्री सेम ही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। इसका मेन काम है इकोनॉमिकल जितने भी लॉ हैं, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में वर्क करता है और इकोनॉमिकल लॉ को इन्फोर्स कराता है, ठीक है। और ये मेनली 2 एक्ट में डील करता है। एक है पीएमएलए एक्ट 2002, पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एक है फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो ये 2 एक्ट में डील करता है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है एनएचआरसी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं एनएचआरसी, नोटिस टू यूपी ऑन डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो एनएचआरसी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 1993 को इसका स्थापना हुआ था एनएचआरसी का। इसका काम क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब कि कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था, स्टैट्यूटरी तो कोई एक्ट ही होगा जरूर। तो ये बनाया गया था 1993 का एक्ट है, ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993, उसके द्वारा इसके जो चेयरमैन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे नॉमिनेट करेंगे, तो उनके लिए एक कमेटी है जिसमें पीएम, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 6 आदमी मिलकर के एक नाम सुझाते हैं पीएम प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर उसको नॉमिनेट कर देते हैं एनएचआरसी के चेयरमैन के रूप में, ठीक है। हाल में कुछ एनएचआरसी में संशोधन किया गया। जैसे पहले इसका कार्य एनएचआरसी के मतलब कि अध्यक्ष के पद में या फिर एनएचआरसी के अंदर काफ़ी संशोधन किए गए हैं, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनएचआरसी में पहले क्या था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही इसके बन सकते थे चेयरमैन, ठीक है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस का होना जरूरी था, लेकिन अब वहाँ पे चीफ जस्टिस को हटा करके सिर्फ जस्टिस कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस होना जरूरी नहीं है, वो इसके चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले जो है कार्यकाल था 5 और 70, यानी कि 5 साल उसका कार्यकाल था और मैक्सिमम 70 साल के एज तक। लेकिन अब उसको 3 सत्र कर दिया गया है। 3 सत्र यानी कि 3 साल का टेन्यूर कर दिया गया और मैक्सिमम 70 साल तक। और पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं होता था, अब रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। इसमें जो पहले चेयरमैन के अलावा 2 और जज होते थे, अब उसको बढ़ा करके 3 जज कर दिया गया, जिसमें एक वीमेन का होना जरूरी है, एक लेडीज़ का होना जरूरी है, यहाँ पे एक किया गया है। और इसमें पहले 4 मतलब कि जो नेशनल कमीशन है, माइनॉरिटीज़ कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन और वीमेन कमीशन, ये 4 के जो अध्यक्ष होते थे उसके मतलब एनएचआरसी के मेंबर बन जाते थे। लेकिन अब इसके अलावा 3 और जोड़ दिया गया है। 4 तो पहले से हैं ही, अब एक बैकवर्ड कमीशन और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सनल विद डिजेबिलिटीज, ये तीनों कमीशन के जो लोग हैं, तीनों कमीशन के जो चेयरमैन है वो भी इसके मेंबर हो जाते हैं। तो पहले 4 मेंबर इसके सदस्य थे, 4 मतलब कि 4 अध्यक्ष इसके मेंबर बनते थे, अब 7 बॉडी के अध्यक्ष इसके सदस्य बनता है, ठीक है। तो ये था इनके एनएचआरसी के बारे में। नेक्स्ट है स्केल ऑफ मनरेगा वर्क। कांग्रेस के द्वारा कहा है कि मनरेगा को बढ़ाने की जरूरत है। मनरेगा के तहत क्या है, तो 18+ लोगों को जो 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं उनको साल में गारंटी 100 दिन का पेड वर्क देने के लिए इसमें बताया गया है, ठीक है। वो वर्क कैसा होगा, तो गांव का कुछ एसेट बनाने में, जैसे तालाब कुआं वगैरह बनवाने में यूज़ किया जाएगा, इनसे काम लिया जाएगा।
अनस्किल्ड सेक्टर में वर्क लिया जाता है, इनसे अनस्किल्ड सेक्टर में वर्क लिया जाता है। इसके लिए लोग को अप्लाई करना पड़ता है कि हाँ हमको वर्क चाहिए, ठीक है। और अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर यदि वर्क नहीं मिलता है तो फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट वेज दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। 100 दिन का जो था उसको 200 दिन बढ़ाने के लिए किया गया है कि कांग्रेस मतलब सेंटर के कांग्रेस के द्वारा सेंटर को बोला गया कि इसको बढ़ा करके 200 दिन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रो आरएनए इन ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ टंग कैंसर सेल। तो टंग कैंसर सेल के स्प्रेड में माइक्रो आरएनए का क्या रोल है यहाँ पे बताया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा पता लगाया कि माइक्रो आरएनए जिसको MIR 155 बोला गया, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि MIR 155 हाल ही में न्यूज़ में था क्या है ना। तो वहाँ पे याद रखिए कि माइक्रो आरएनए है जो टंग कैंसर का काम कर, मतलब कि इसके कारण से टंग कैंसर होता है, ठीक है। ये था इस न्यूज़ से। तो MIR 155 IIT मद्रास के द्वारा फाइंड किया गया है और ये टंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया एक पिक्चर दिया हुआ था कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन है किस तरीके से क्लास फ्यूचर में चलेगा। इस तरह से एक रिहर्सल टाइप का किया गया था। एक स्कूल था कोलकाता में, कोलकाता के बैरकपुर में, ठीक है, कोलकाता के पास ही बैरकपुर, वहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया एक रिहर्सल तौर पे कि यदि स्कूल खुलता है तो किस तरीके से क्लास चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट इतने दूर दूर पे बैठे हैं, टीचर इस तरीके से है ना, क्लास काफ़ी खाली खाली लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे NGT आस्क गुजरात यू नीड टू पे 25 करोड़ पेनाल्टी। तो हम लोग यहाँ NGT के बारे में देख लेते हैं। NGT का स्थापना हुआ था NGT एक्ट 2010 के तहत, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NGT एक्ट 2010 के तहत इसका स्थापना हुआ था। इंडिया में इन्वायरमेंटल रिलेटेड जितने केस है, पर्यावरण से रिलेटेड जितने केस है उसमें डील करता है। इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने लॉ हैं सब इसके ऊपर लागू होते हैं, लेकिन ये 2 लॉ में डील नहीं करता है। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक 1972 का एक्ट है और दूसरा 1927 का एक्ट है। याद रखिएगा 72 का उल्टा 27 है ना। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये 2 एक्ट इस पर लागू नहीं होते। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये दोनों इस पर लागू नहीं होते। बाकी सारे इन्वायरमेंटल लॉ को NGT डील करता है। NGT का स्थापना NGT एक्ट 2010 के तहत हुआ था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। CPC भी याद रखिएगा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। इसको जो भी केस मिलता है उसको 6 महीने के अंदर इसको फाइनल करना होता है, 6 महीने के अंदर इसको उस पर डिसीजन देना होता है, ठीक है। तो ये था NGT के बारे में। एक बात और याद रखिए कि एक नेचुरल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। मतलब जितने भी कोर्ट होते हैं 2 प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर क्या आते हैं, इसमें 2 मेन पॉइंट आते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारा प्रोविजन है, लेकिन 2 मेन पॉइंट है कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों इसमें था। ये था NGT के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नाउ उत्तराखंड नॉड गैरसैन न्यूज़, मतलब कि गवर्नर का नॉड मिल गया है, ठीक है। आफ्टर गवर्नर नॉड गैरसैन इज नाउ उत्तराखंड समर कैपिटल। तो उत्तराखंड में समर कैपिटल बनाया गया है एक गर्मी के दिन के लिए। गैरसैन जो है उत्तराखंड का नया समर कैपिटल बनेगा और देहरादून जो है विंटर कैपिटल के रूप में काम करेगा, ठीक है। वहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, उनके द्वारा इसको भी दे दिया गया है, मतलब कि गवर्नमेंट का नोट मिल गया, गवर्नर का परमिशन मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक और मेंशन है 4 धाम यात्रा के बारे में। तो इंडिया में 4 धाम यात्रा 2 तरीके के हैं। एक है छोटा 4 धाम जो उत्तराखंड के अंदर है, उसमें कौन कौन थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 जगह 4 धाम बनाते हैं, इसको छोटा 4 धाम बोलते हैं। और इंडिया लेवल पर जो 4 धाम है, तो ऊपर में देखिएगा केदारनाथ, इधर में पुरी है, नीचे में रामेश्वरम है और इधर द्वारिका है। तो चारों को 4 धाम बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया में 2 तरीके के 4 धाम, एक बड़ा 4 धाम, एक छोटा 4 धाम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आखिर जैसे आप लोग कई बार सोचते होंगे, हम भी, मेरे मन में भी कई बार सवाल आया है कि आखिर जब इसका दवाई अवेलेबल नहीं है कोरोना वायरस का, तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं। इंडिया में जैसे 1.5 लाख के आसपास लोग ठीक होने वाले हैं, अब 1,20,000 30,000 के आसपास पहुँच चुका है डाटा। तो ठीक कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे 8 दवाई का नाम बताया गया कि ड्रग्स भी फाइटिंग कोविड। तो इंडिया जो है कि कौन कौन ड्रग से कोविड-19 से फाइट कर रहा है। तो सबसे पहला ड्रग यहाँ पे रेमडेसिविर, ठीक है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। इसको डेवलप किया था इबोला को मतलब कि रोकने के लिए 2014 में। तो मतलब ये इबोला का दवाई है, 2014 में इसको बनाया गया था रेमडेसिविर। और WHO की तरफ जो सॉलिडिटी ट्रायल है, मतलब सॉलिडिटी ट्रायल दुनिया के लगभग 190 देशों में चल रहा है, ठीक है। ट्रायल किया जा रहा है वैक्सीन का। तो सॉलिडिटी ट्रायल WHO के द्वारा चालू किया है कोविड-19 के इलाज के लिए। तो उसके अंदर भी इस दवाई का नाम है, मतलब उसके अंदर भी इस दवाई का नाम है रेमडेसिविर। काफ़ी एक प्रोबेबल दवाई माना जा रहा है, ठीक है। और एक एंटीवायरल ड्रग है, इसको डेवलप किया था इबोला को ठीक करने के लिए। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा दवाई है फैविपिराविर। तो फैविपिराविर एक एंटीवायरल दवाई है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है इन्फ्लुएंजा में, इन्फ्लुएंजा ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता था। इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। इंडिया में इसको ग्लेमार्क फार्मास्यूटिकल और स्टाइड फार्मा के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंजा का दवाई था, इसका यूज़ किया जा रहा है आजकल कोविड-19 ट्रीट करने में। नेक्स्ट है टोकिलीजुमाब।
ठीक है। टोकिलीजुमाब इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो अर्थराइटिस ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। मुंबई में इसमें कई पेशेंट इससे ठीक हो रहे हैं, हालांकि बहुत महंगा दवाई, एक डोज का कीमत 40 से 60 हज़ार रुपये पड़ता है। मुंबई में बहुत पेशेंट इससे ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए टोकिलीजुमाब। उसके बाद फिर आता है इटोलीजुमाब। इटोलीजुमाब भी अर्थराइटिस का ही दवाई है, ठीक है, इसी का जैसा मिलता जुलता है। इसको 2013 में इंडिया में लॉन्च किया गया था बायोक्वाइन के द्वारा, और मुंबई में मतलब कि मुंबई में भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 4 दवाई यहाँ था। और हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, काफ़ी फेमस दवाई है ना। तो WHO सॉलिडिटी ट्रायल में ये भी है, ठीक है। हालांकि WHO कभी कहता है कि ठीक हो रहा है, कभी कहता है ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया का दवाई है, और काफ़ी इस पर डिबेट चल रहा है, और काफ़ी देशों के द्वारा इसको यूज़ किया जा रहा है भी, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं सबसे फेमस जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, इसके बाद रेमडेसिविर आ रहा है। उसके बाद कुछ दवाइयों को मिक्सचर बनाकर दिया जा रहा है, मतलब उनको मिक्स करके दिया जा रहा है, जैसे डॉक्सीसाइक्लाइन और इवरमेस्टिन, ये दोनों को मिलाया जा रहा है। डॉक्सीसाइक्लाइन जो है एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक करने में, मतलब कि रेस्पिरेशन में किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसमें उपाय इसको किया जाता था। वही इवरमेस्टिन जो था एक एंटी पैरासाइट ड्रग था, इसका यूज़ किया जाता था हेड लाइस, फाइलेरिया, ये सब को ठीक करने में। तो दोनों को मिक्स करके जो है बांग्लादेश में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है इसको ट्रीट करने में। नेक्स्ट रोटिनाविर प्लस लोपिनाविर, ये भी काफ़ी फेमस कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है आजकल। दिस एंटीवायरल्स, ये दोनों एंटीवायरल है, इसका यूज़ कॉमनली किया जाता है HIV पेशेंट को ठीक करने में, रोटिनाविर और लोपिनाविर को। ये भी सॉलिडिटी ट्रायल का हिस्सा है। एंड लास्ट जो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी कोई दवाई नहीं है, बल्कि जो पेशेंट ठीक हो गए हैं उनके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल करके जो अभी बीमार है उनमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो ठीक हो गए उनके ब्लड में एंटीबॉडी बन जाता है, उसी एंटीबॉडी के इसमें डाला जा रहा है ताकि ये लोग भी ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, और इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी, है ना। तो यानी प्लाज्मा थेरेपी पैसिव इम्यूनिटी को प्रमोट करता है और उसके थ्रू पेशेंट को ठीक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पाक फॉर्मर पीएम आवासी रेलवे मिनिस्टर राशिद टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, बस इन्फॉर्मेशन याद रख, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम है आवासी पीएम कब बने थे? जब नवाज शरीफ जेल गए थे तो उनका जो बचा हुआ टेन्यूर था उसके लिए बने थे पीएम आवासी, ठीक है। उसके बाद फिर इमरान खान बने थे। इमरान खान के जस्ट पहले देखा जाए तो पीएम थे आवासी। और पाकिस्तान के अभी के जो रेलवे मिनिस्टर है राशिद, मतलब कि टॉप लेवल के कई ऑफिस, मतलब कि मंत्री लोग भी आजकल, जैसे बोरिस जॉनसन देखे उस समय कोविड-19 से पेशेंट बन गया था, है ना। कोविड-19 किसी को नहीं छोड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी के जो रेलवे मिनिस्टर है राशिद अहमद, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के स्पोक पर्सन मरियम औरंगजेब, उनको भी मतलब उनके द्वारा कंफर्म किया कि 61 साल के जो आवासी हैं, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत लोगों को इस तरह के, मतलब काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों के हो चुका है। जैसे एक मिनिस्टर है वहाँ के, किसी प्रोविंस के, पाकिस्तान पीपल पार्टी के, ठीक है, शर्जील मेमन, वो भी इसको पाए गए हैं। तो ये बस इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू था, इसमें एग्जाम के लिए कुछ नहीं था। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।